बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम हाइक विद फ़िदा के साथ फ़िदा अली शाह ग़ज़री आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सबको पुरखुलूस अस्सलाम वालेकुम में नदाब भी अर्ज़ है। एक मसरूफ़ तरीन शख्स आपके स्क्रीन पर है, मोहतरम राजा मीर नवाज़ मीर साहब। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है। इसके साथ साथ राजा साहब के बारे में मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँ, अगर राजा साहब की शख्सियत को किसी एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो मैं उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ये एक फ़ियरलेस सोल है और हमेशा राइट्स की बात करते हैं और पार्टी के अंदर भी जो सच्चाई होती है वो बयान करते हैं। और भी हम राजा साहब को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक फ़ियरलेस बेखौफ रूह है और वही बात कहते हैं जो इनके दिल में होता है। तो आज की नशस्त में राजा साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, गुनागूं मसरूफियात से वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। पार्टी के अंदर सबसे मुतहरिक रहनुमाओं में आप शुमार होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत वफाक के अंदर है, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खड़ी हो गई है, हमें थोड़ा सा ये दोनों जगह ये कंफ्यूज लग रही है। तो तब्दीली का जो ख्वाब है वो उसके असरात आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे। आपकी क्या उम्मीदें हैं अपनी हुकूमत से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मुल्क 70-75 सालों से जिन माफियाज के शिकंजू में रहा है, वहाँ से निकलने के लिए इमरान खान जैसी करिस्मेटिक शख्सियत के लिए भी यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यकीनन हमारी वफाक में हुकूमत इस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ बहुत सारी मुश्किलात थी। सबसे पहले तो इंटरनल जो हमारे माफियाज थे उनके साथ हमारी गवर्नमेंट को लड़ना था। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का महवर भी पाकिस्तान ही रहता है, चाहे ये कश्मीर का इशू हो, अमेरिका में यहाँ पे अपनी तसल्लुत चाइना से खौफ हो, इंडिया का जो दोगली पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से हमारे ममलिकत को कमज़ोर करने के लिए कभी इसराइल के ज़रिए, कभी अमेरिका से मिलकर, कभी मुख्तलिफ़ पावर्स रशिया से मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज जंग में ही हमारा मुल्क रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान में एकदम से कोई इनकलाबी इक़दामात ये तो ना तो मुमकिन है न ये हो सकता है। इन तमाम इंटरनेशनल मुश्किलात के बावजूद आपने देखा पिछले इस साल से आप ज़राअत में, मईशत में, गवर्नेंस में तमाम इंडिकेशंस पॉजिटिव उस पर है। हमारे इस दफ़ा तमाम चीज़ें गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस का जो वो है उसके भी असरात लॉन्ग टर्म पे जो पॉलिसीज़ हमारी हुकूमत बना रही है वो लोगों तक पहुंच रहा है। और पाकिस्तान कोरोना के इन मुश्किलात के बावजूद, मुआशी मुश्किलात के बावजूद, बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं उनके अंदर गिरा हुआ होने के बावजूद और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अपनी जो वक़ार है जो पिछली हुकूमतों में गिरा था पाकिस्तान का, अपनी गलत फ़ॉरेन पॉलिसियों की वजह से, अपनी गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से, जो IMF है उसकी चुंगल में रहकर सूद दर सूद पे पैसे ला के जिस तरह पाकिस्तान को तबाह किया गया, उसको से निकालने में हम इस वक्त मुतमईन है। हमारा लीडर है इस पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का उसको मानती है, उसने बड़ी अपनी टीम के साथ मिलकर तगुदो कि इस वक्त पाकिस्तान की इंडिकेशंस गवर्नेंस के लिहाज से हो, मैशियत के लिहाज से हो, आम लोगों तक उसके असरात पहुँचने के लिहाज से हो, ये बहुत बेहतरीन और मुस्बित असरात उसके हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आते हैं। यहाँ आपकी हुकूमत खड़ी होकर इतना टाइम नहीं गुजरा है, लेकिन फिर भी इब्तिदाई जो स्टेप्स होते हैं वो आपके अगले मरहले की निशानदेही करती हैं। तो आप वज़ीर आला जनाब खालिद खुर्शीद साहब को कितना आज़ाद देखते हैं और उसे क्या आप तवक्कुआत रखते हैं? हम सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान में जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो हमारे पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं थी, हमारे खदशात भी थे। और हमारा जो सूबाई सदर जाफर शाह साहब के अचानक रहलत के बाद एक खिला हमारे पार्टी के अंदर थी। तो उस वक़्त जनाब खालिद खुर्शीद साहब को जब सामने लाया गया तो यकीनन हम भी उससे परेशान थे। गिलगित के जो हालात है, यहाँ पे जो माफियाज है, यहाँ पे अस्तोर, गज़र, दियमर, बल्तिस्तान और गिलगित के इस तरह के माफिया, हम भी ये सोच रहे थे कि ये परफॉर्म शायद उस लेवल पे नहीं कर सकेगा। लेकिन आपने देखा पिछले 6 महीनों में, शदीद सर्दी में नवंबर के महीने में हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उसके बाद मुसलसल खालिद खुर्शीद साहब का टारगेट इस इलाके की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या फिर इस साहत के हवाले से इसके अंदर जो डेप्थ है या इस इलाके की जो डेवलपमेंट जो ज़रूरी है जिसकी वजह से ज़िंदगी की लाइफस्टाइल चेंज होगी, उसको फोकस करके अपनी टीम के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये वाहिद चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है जिसके पिछले 6-7 महीनों में 21 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से डायरेक्ट मुलाकातें हुई है। और ये जो मुआशी पैकेज है, ये जो तारीखी मुआशी पैकेज है जिसके ज़रिए यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कम्युनिकेशन, आपके दूसरे जो इदारे जब बनेंगे तो नौजवानों में जो महरूमियाँ यहाँ पे है, जो समझते हैं 74 सालों से हमें वायसराय की तरह इस्लामाबाद से चलाया गया, हमें वहाँ से डिक्टेट किया गया, हमें एम्पावरमेंट का हमारा जो इशू था
वो किसी हद तक आपने खुद जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट था आपने देखा, तमाम उसने खालिद खुर्शीद साहब के ऊपर एतमाद का इज़हार किया, उसकी लीडरशिप पर एतमाद का इज़हार किया। और मैं जो समझता हूँ बहुत कम अरसों में जो हमने तारीखी बजट पेश किया, फिर बहुत कम अरसे में जो डेवलपमेंट पैकेज आई, सियाहत के हवाले से इनकलाबी इक़दाम हुआ है। कल ही सियाहत का एक जो ऑफिस है इस्लामाबाद में खोल के गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को तरक्की देने के लिए जो इक़दाम हुए, ये इनकलाबी इक़दाम हैं। इसके असरात आने वाले सालों में आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। और आप खुद फंडर से आपका ताल्लुक़ है, गज़र एक्सप्रेस वे जब बनेगा, ये 52 फुट चौड़ा जो रोड है, आप सोच सकते हैं कि हमारा गज़र जो आपका एरिया है, मेरा एरिया है, वो तरक्की की कौन सी मंजिलें तय करेगा, हमें आने जाने में कितने आसानियाँ होंगी, सहायता हमारा कितना होगी। तो हम बिल्कुल मुतमईन हैं खालिद खुर्शीद साहब से, उसकी टीम से और वफाकी हुकूमत से। हम इस वक्त आपकी हुकूमत को भी और फिर आपके जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उनके अंदर भी थोड़ी सी एक खलफशार सी पैदा हुई है एक कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती में। तो इतने फ़ौज ज़फ़र मोश किस्म की जो कोऑर्डिनेटर्स आप ले रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? और पार्टी के अंदर इनकी वजह से इख्तलाफात जो पैदा हो गई है वो किस हद तक? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँ, पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं है। हर बंदा जो सियासत करता है वो इस दिन के इंतज़ार में होता है कि उसकी पार्टी रूलिंग जब हुकूमत में आती है तो उसको कोई ज़िम्मेदारी मिले। बाज़ लोग उस ज़िम्मेदारी को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग उसको खिदमत के लिए, जो रियल सियासी लोग हैं, आवाम के अंदर कुछ करने की ख्वाहिश से हम सब सियासत करते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हर एक अपनी अपनी जदोजहद में लगा है, अपनी परफॉर्मेंस। तो हमारी पार्टी जो देख रही है कि इनमें से मोस्ट फिटेस्ट पर्सन, ऐसा नहीं है आप 20 साल पुराने कारकुन हैं लेकिन आप में कॉम्पिटेंसी नहीं है, आप में वो लेवल नहीं है, तो जिम्मेदारी तो नहीं दी जा सकती है। जिम्मेदारी देने के लिए देखना पड़ता है कि पार्टी के अंदर जो मोस्ट एलिजिबल लोग होते हैं, कॉम्पिटेंट हो, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस और वेल करेक्ट। वफादारी भी तो कोई चीज़, वफादारी के साथ, वफादारी पहली शर्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वफादारी नहीं हो, वफादारी के साथ फिर सेकेंडरी ये चीज़ें सारी देखेंगे तो आगे हमारी जो डेवलपमेंट के हवाले से या लीडरशिप या गवर्नेंस के हवाले से हमारी पार्टी जो होगी वो सुरखरू होगी। ये मेरी ज़ाती राय है। बाकी आपने कहा कि इतनी ज़फ़र मोच, आप ये देखें पिछले 2004 में लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस हुई है, उसके बाद 2020 तक लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस नहीं हुई है। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 15 लाख की आबादी है। 15 लाख की आबादी में 24 प्लस आपके फुल सेक्रेटरीज़ है, फिर डायरेक्टर्स है, फिर डिप्टी डायरेक्टर्स है, चीफ सेक्रेटरी है, गवर्नर के नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है, FCNA के जर्नल है नीचे। तो ये सब अगर यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, अगर 10 आदमी पॉलिटिकल अकोमोडेट हो जाते हैं तो इससे हमारी पॉलिटिकल तरबियत होगी। मैं तो कहता हूँ 10 कम है, ये 20 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉलिटिकल हमारी तरबियत ही नहीं हुई है, हमें वो मिले ही नहीं है वो इदारे, तो हम कहाँ जाएँ। लोकल बॉडीज इलेक्शंस नहीं होते, आप अगर जनरल इलेक्शन में आपको पार्टी टिकट्स नहीं देते, अगर देते भी तो हमारे हल्काबंदियाँ इतनी अनफेयर हुई है कि हर बंदा इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो इन हालात में मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पोजीशन है मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें कोई कबाहत, आप भी एज ए सहाफ़ी भी, सियासी भी, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए। 10 से 15 लोग अगर आ गया तो उनमें से 1-2 शायद हमें लीडर्स मिल जाए, हमें पता चल जाए उनकी सलाहियतों से। कुछ अननोन पार्टीज़ के लोग इसमें शामिल हैं जिनका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई वजूद नहीं है, उनको इस कोऑर्डिनेटरशिप देने का क्या मकसद है, क्या मजबूरी है? सवाल के अंदर ही 2 सवाल है। एक आपने कहा गिलगित बल्तिस्तान में पार्टियों का वजूद नहीं है, एक नामालूम पार्टियों के है। तो आपका एग्जैक्टली सवाल किन के बारे में है मैं क्लियर नहीं है, फिर मैं आपको जवाब दे सकता हूं। मैं उन पार्टियों की बात कर रहा हूं जिन पार्टियों की यहाँ कोई जड़ें नहीं है। मिसाल के तौर पर MQM है। MQM ठीक हो गया। उसके बारे में मैं आपको ये कहूँ सर, MQM इस वक्त वफाक में हमारी इत्तेहादी है, पंजाब से लेकर वफाकी जो भी लोग हमारे आता, तो हम MQM की ये खासियत है, चाहे हम लाख उससे इख्तलाफ करें, वो अपने कारकुनों का ख्याल रखती है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की विज़िट से पहले, विज़िट के दौरान उन्होंने स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ उनकी इत्तेहादी है तो उसके बदले उनका हमारी नुमाइंदगी गिलगित बल्तिस्तान, ताकि हमारा MQM का नाम रहे, हमारा जो कारकुन है वो वहाँ पे फील करे। तो उनकी डिमांड पे हुआ है, ये हमारी वो नहीं, हमारे इत्तेहादी है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आपने देखा मुस्लिम लीग काफ को भी देने के उसमें बात हो रही है। तो इस हवाले से हमारी खुशकिस्मती, ये बात हो रही है या लिस्ट में नाम शामिल? नहीं, इसमें मैंने सुना है किसी हद तक लिस्ट में नाम शामिल है। इसमें सिर्फ वो काफ के 2-3 उम्मीदवार सामने आए, तो उसमें जो सूबाई क़यादत है उनको और सूबाई काफ का जो वफाकी क़यादत है वो आपस में नाम फाइनल करेंगे तो एक उनको भी अकोमोडेट कर, तो हम उसके फेवर में है। तो आपका दोस्त खान अकबर खान का नाम भी इसमें चल रहा है टॉप पे, हमारी दुआएं भी है इसी के, उसमें हमें PTI की तरफ से 1-2 कोऑर्डिनेटर मिल जाए और एक काफ की तरफ से मिल जाए तो हमारी गज़र से 2-3 नुमाइंदगी आ जाएगी। जी, गज़र से PTI का कोई भी रहनुमा अगर इसमें शामिल हो, उस पर कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? नहीं, एतराज़ किसी पे नहीं है। हम ये कहते हैं कि PTI ने गज़र को इस दफ़ा नज़रअंदाज किया है। इसका बरमला इजहार मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी की है। मैंने CM साहब इज़्ज़त माप उसके सामने भी रखा है, गवर्नर साहब के सामने भी रखा है, अपनी वफाकी क़यादत को भी मैंने सबको बताया है। फिर हमारे डिप्टी स्पीकर साहब इस वक्त की पोजीशन पे है,
मैंने उनसे भी कहा कि देखो आप गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद बारी मैंडेट मिला गजर से पीटीआई को, खवातीन की सीट में हमें नज़रअंदाज किया गया, टेक्नोक्रेट्स में नज़रअंदाज किया गया, कोऑर्डिनेटर्स में किया, कैबिनेट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो ये शदीद खदशा, फिर गजर से डर खौफ भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कौमपरस्त एक एलिमेंट मौजूद है जो वफाकी पॉलिसियों पे शदीद तनकीद भी करते हैं। उनको काउंटर करने के लिए जाहिर है वहाँ पे रियल जो सियासी कारकुनों को अगर आगे लाएंगे तो डेवलपमेंट के साथ साथ पाकिस्तान का जो अच्छा इमेज है वो है गजर में, हमें फ़ख्र है, हमारे शोधा है, हमारे निशान हैदर है, तमाम वो है। वो जो कुछ एलिमेंट्स है वो भी हुकूक की बात करते हैं, उनमें भी कोई एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स नहीं है। ये गलत एक तासुर फैलाया गया है इधर। वहाँ पे वो एक्टिविस्ट्स है पॉलिटिकल, वो अपनी राइट्स की बात करते हैं। आज देखो गजर के साथ अगर ज़्यादती है, मैं बात करूँ कि गजर को नुमाइंदगी चाहे तो क्या मैं गद्दार हूँ? या मैं गजर के डेवलपमेंट पैकेज में गजर को हिस्सा नहीं मिलता है तो मैं अगर उस पर एहतजाज करूँ तो मैं, ये ऐसी बात नहीं है। ये बदगुमानियाँ फैलाते हैं। और दूसरी जो बात एक जहन में यहाँ पे लोगों की बैठी हुई कि गजर में मेजॉरिटी इस्माइली कम्युनिटी की है, तो खान फाउंडेशन नेटवर्क के लोग वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा करते हैं तो हमें नजर, ये भी एक बदगुमानी है। ऐसा नहीं है। ये जो एनजीओज है, मारफी फाउंडेशन बल्तिस्तान में भी काम करता है, गजर में भी करता है, इसी तरह दियामर में बेशुमार वो एनजीओज काम करते हैं। हम कहते और करें, खान फाउंडेशन भी उधर भी काम करे। इसका ये मतलब नहीं है कोई फाउंडेशन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एनजीओ काम कर रहा है तो आप उनको उनके जो ड्यू राइट्स है या उनके हुकूक से उनको महरूम रखें। इसके भी हम एहतजाज करते हैं। हम गवर्नमेंट में अपना हिस्सा मांगते हैं, हम गवर्नमेंट में अपनी नुमाइंदगी मांगते हैं, हम कैबिनेट में गजर की नुमाइंदगी मांगते हैं। गजर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है और वहाँ पर लोग मुतहरिक भी है सियासी तौर पर। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो खिता है इस खिते के अंदर सयाहत के बड़े मौक़े मौजूद हैं, लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन की तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि इस हुकूमत ने सयाहत का जो बजट है वो बहुत कम रखा है, कुछ करोड़ों। इसके लिए बजट की ज़रूरत ही नहीं है। इमरान खान साहब ने सीएम साहब को ये कहा कि आप सिर्फ बताएं आपको किस सियाहत को तरक्की देने के लिए। आपने देखा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी आने वाली है लाहौर कराची से, जो स्कर्दू और गिलगित की, उसकी वजह से कितने यहाँ पे टूरिज़्म वो आ गया। अभी एयरपोर्ट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, अल्टरनेट एयरपोर्ट्स बनाने की बात, जब हम इस तरह की बात करते हैं लोग इसको मजाक उड़ाते हैं और ये सीरियस है। इस सीरियस होने की वजह से आपने देखा स्कर्दू में फ़्लाइट्स आ रही है, अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही है, फिर होम होटल्स की बात हो रही है, फिर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को, क्योंकि आजकल फिर हमने टूरिज़्म अथॉरिटी की एक बात की है, क्योंकि ये जो टूरिज़्म सेक्रेटरी के अंडर में ये जो काम हो रही है टूरिज़्म डिपार्टमेंट, इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। ये प्रोफेशनल नहीं है, इनके पास कोई टूरिज़्म पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होटल्स को, सर्विसेज इंडस्ट्री को, रेस्टोरेंट्स को, ट्रांसपोर्ट्स को रेगुलेट करे, उनके मयार को, स्टैंडर्ड्स को सेट करे, उनको मेक श्योर करे सर्विसेज, फिर जो पैसेंजर या टूरिस्ट हमारे आते हैं उनकी जो ट्रेवलिंग है उनको सेफ बनाए, उनकी मॉनिटरिंग हो। इस तरह के निज़ाम बनाने की सलाहियत बदकिस्मती से हमारी इस टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास नहीं है। तो हम एक पूरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट अथॉरिटी बनाने की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें सिंगापुर से, दुबई से, लंदन से उनको कॉपी करें, उनसे जो हमारे पास फिजिबल है उनको लेके हमारी फिजिबिलिटीज़ बनाएं, पब्लिक प्राइवेट जो है ना इन्वेस्टर्स लेकर आए, वो यहाँ पे मयारी होटल्स बनाएं, रेस्टोरेंट्स बनाएं, मुख्तलिफ मुल्कों की कुजीन्स बनाएं। तो ये सारी चीज़ों पे तो सीरियसली हमारी गवर्नमेंट है जो काम कर रही है। अपोजिशन तो मैं अब क्या कहूँ, अपोजिशन इधर सारे हमारे जानने वाले हैं, मैं इसे आगे नहीं जाना चाहता। बहुत शुक्रिया रईस साहब। जी नाज़रीन, ये थे राजा मीर नवाज़ मीर साहब, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है किसी और गेस्ट के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।